हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्क्स मंत्रा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता है इसमें से जो हम बिल्कुल वीडियो के लास्ट में करेंगे। तो पहले समझते हैं ये डेफिनेशन क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। तो आपके पास एक टर्म होगी पी ऑफ ई बाय एफ, पी ऑफ ई बाय एफ। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते क्या थे, इसको हम बोलते प्रोबेबिलिटी ऑफ, यही कंडीशन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, गिवन दैट एफ, इवेंट एफ, एफ बोलो या इवेंट एफ बोलो, इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि ई की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि एफ पहले ही हो चुका है। जैसे मैं बोलूँ कि एग्जांपल कि मंडे को रेन होगी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि मंडे को रेन होगी। अब मैं बोल रहा हूँ कि रेन हो गई, बताओ कि वो मंडे को हुई थी। तो इस तरीके से हमको ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना है। और इसको वैसे बस सिर्फ एक एग्जांपल था, तो चलिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो P ऑफ E बाय एफ का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है, P ऑफ E इंटरसेक्शन F और अपॉन में P ऑफ F, यानी जो लास्ट में है वही अपॉन में चले जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी P ऑफ F हो जाती है। तो आप किसी भी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन F निकालिए, प्रोबेबिलिटी F निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर होगा। और यही हमारा फॉर्मूला है इसका। तो ई और एफ किसी भी सैम्पल स्पेस में हो सकते हैं, तो आप इसमें कॉमन भी होगा ऑब्वियसली ई एफ, तो वही सेट्स वगैरह से हम रिलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पर आते हैं। तो चलिए तो हम प्रॉपर्टीज करते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये रही। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो हमारा जो पहला ही है प्रॉपर्टी 1 कि इफ लेट ई एंड एफ बी इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एस हमारा सैम्पल स्पेस है, देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन दैट एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड विल बी इक्वल टू पी ऑफ एफ बाई एफ इज इक्वल टू 1। तो कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए। तो हमें पता है कि पी ऑफ एस बाई एफ निकालना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ। भाई एक सेट है, सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस तो पूरा होता है, यहाँ पे ई और एफ है, पर हमारे पास अभी सिर्फ एफ की बातें चल रही, तो एफ यहाँ पर होगा, है ना। हमको निकालना है एस इंटरसेक्शन एफ। एस इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एफ और एस में क्या कॉमन है, एफ ही तो कॉमन है सिर्फ, है ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, सिंपली पी ऑफ एफ, यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं एस, एस इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, एफ ही होगा, क्योंकि ये आप एक तरीके से यूनिवर्सल सेट भी ले सकते हो, और प्रोबेबिलिटी में उसको सैम्पल सेट या सैम्पल स्पेस कहते हैं, अपॉन यहाँ पे फिर से पी ऑफ एफ आ जाएगा। अब ये क्यों कह रहा है पी ऑफ एफ बाई एफ, पी ऑफ एफ बाई एफ का मतलब क्या होता है, यानी पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ। यार एफ और एफ में कॉमन तो एफ ही होता है, तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ बाय पी ऑफ एफ, है ना। तो आप वैसे इसकी वैल्यू तो आपको भी पता है कि 1 आने वाली, एफ एफ कट जाएगा, तो हमको पता लग गया पी ऑफ एस बाय एफ की वैल्यू 1 आ गई। और अगर मैं इस यहाँ से आना चाहूँ इधर से, तो ये 1 आ गया। अगर मैं इधर से आना चाहूँ पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ, तो ये तो वही फॉर्मूला हो गया ना, पी ऑफ एफ बाय एफ का, है ना, बाय पी ऑफ एफ, तो ये आएगा। तो ये हमारा सिंपल सी चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 2 करते हैं। तो प्रॉपर्टी 2 करते हैं, इसमें तो कुछ ज़्यादा हार्ड लग नहीं रहा, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ ए एंड बी आर टू events of a sample space S and F is a event of S such that P of F is not equal to 0, ठीक है। तो A P of A
यूनियन बी बाई एफ, यानी कि पी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ निकालना है हमें। ये तो एक ही सेट बनाया है उसने, ठीक है। वो जो हमने, हाँ अगर मैं देखूँ हमने 11th में क्या पढ़ा था, पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना। अब यहाँ पर बाई एफ लगा दिया हर जगह, बाई एफ, तो यहाँ भी बाई एफ, यहाँ भी बाई एफ, यहाँ भी बाई एफ, तो ये लिख रखा था, हमको ये प्रूफ करना है। तो है तो वही पी ऑफ ए बाई एफ लग जाएगा हर जगह, एफ ये आ रखा है ना एफ, तो हर जगह एफ एफ आ जाएगा। तो आप ये थोड़ा याद रखिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें 11th में ये वाला फॉर्मूला करा था। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो हमको क्या निकालना है, पी ऑफ ए यूनियन बी बाय एफ निकालना है ना। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसको मैं एक सेट मान लूँ, अगर मैं इसको एक सेट मान लूँ, चलिए पर्पल से लिखेंगे हम इसको, ठीक है। तो ये क्या होगा, पी ऑफ ए यूनियन बी, ये तो एक सेट है ना, इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि आपको पता है ना फॉर्मूला ए बाय एफ का क्या होता है, पी ऑफ दोनों को जो सेट है उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, और बाय पी ऑफ एफ जो पीछे वाला सेट है उसको अपॉन में कर देते हैं। तो सी को हमने यूज़ करा यहाँ पर, तो उस हिसाब से तो अपॉन पी ऑफ एफ होना चाहिए, उस हिसाब से पी ऑफ एफ नीचे आना चाहिए, पी ऑफ एफ नीचे आना चाहिए। तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसमें हम क्या लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ऑफ, अगर मैं अंदर जाऊँ तो ये इसके साथ आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन एफ, ये एक सेट बना, फिर यूनियन आएगा, और फिर बनेगा फिर से बी इंटरसेक्शन एफ। तो ये आया, है ना। और अपॉन में पी ऑफ एफ हम ऐसे ही छोड़ देते हैं अभी। अब इसके बाद भाई अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको एक सेट मानूँ, इसको एक सेट मानूँ, तो ये ए यूनियन बी ही है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ जो दूसरा सेट है, फिर माइनस पी ऑफ तीनों का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन ही ले सकते हो, अगर आप ब्रैकेट लगाना ब्रैकेट लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, तो ये आ गया, है ना। और अपॉन में पी ऑफ एफ तो चल ही रहा है। तो आप अब एक काम करो, इसको सेपरेट कर दो। तो ये कितना का, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाय पी ऑफ एफ प्लस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ बाय पी ऑफ एफ, और लास्ट में माइनस अब तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ। तो बात तो एक है ना, आप इसको ऐसे लिख दो, पे इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन एफ, है ना, बात तो एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दो बार एफ लिख के क्या फ़ायदा, इंटरसेक्शन एफ। तो ये आपका फाइनल ये आ गया, और अपॉन में पी ऑफ एफ आ गया। तो आपको भी पता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी, अगर मैं दूसरे फॉर्मूले में जाऊँ तो ये किसका फॉर्मूला है, ये तो पी ऑफ ए बाई एफ का फॉर्मूला है, ये आ गया। ये पी ऑफ बी बाई एफ का फॉर्मूला, ये भी आ गया। और ये माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये बाई एफ का फॉर्मूला, ये भी आ गया। तो ये हमने फाइनली प्रूफ कर दिया। तो ये हमने ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूफ कर ली। तो इस तरीके से आपको ये करना है। चलिए अब एक एक प्रॉपर्टी और देखते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं ये प्रॉपर्टी 3 जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको करने के लिए ना आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि आपके पास ई एस एफ ई है और ये आपका एस है, ठीक है। आपको ये पता है ना, एज प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बाय एफ हमारा बनाया था। एस है क्या, अगर ये ई है, बाहर का ई डैश है, तो एस है क्या, एस क्या आपका ई यूनियन ई डैश नहीं है। तो बस ये हो गया पी ऑफ ई यूनियन ई डैश, और बाय एफ तो चल ही रहा है। तो इसको हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, ये वाला ये और ये, ठीक है। और ये तो 1 के बराबर है ही, क्योंकि 1 चाहिए था, 1 पी ऑफ एस बाय एफ से ही आ सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर आपका लगाना चाहूँ जो हमने अभी करा था, कि बाय एफ वाला जो था, ये यूनियन बी बाय एफ वाला फॉर्मूला, तो ये पी ऑफ ई अगर ये होगा बाय एफ आएगा प्लस पी ऑफ ई डैश
बाय एफ आएगा, फिर माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश बाय एफ आएगा, और अपॉन में पी ऑफ, खैर कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ नहीं आएगा ये, ठीक है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ना ई इंटरसेक्शन, ये तो वैसे फॉर्मूला था, अपॉन तो जब आएगा जब हम इसको ओपन करेंगे, मैं इसको ओपन कर नहीं रहा, ये जो ये तो फाई होगा, ई इंटरसेक्शन ई डैश की वैल्यू तो फाई होगी, तो यहाँ तो नल सेट हो गया, और नल सेट की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल भी लोगे तब भी 0 ही आएगी, तो ये तो 0 हो गया, तो ये इसका आंसर यहाँ तो 0 आने वाला है। तो ये कितना हो गया, पी ऑफ ई बाय एफ प्लस पी ऑफ ई डैश बाय एफ इज इक्वल टू 1 आया। आप यहाँ पर रीज़न लिख सकते हो एज पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश बाय एफ विल बी इक्वल टू 0। तो इतना तो 0 आ गया, तो ये 1 आ गया, तो सिंपल है। तो अब आपको ये यही तो चाहिए था, और ये इसको इधर ले आएंगे हम, तो पी ऑफ ई डैश बाय एफ की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस पी ऑफ ई बाय एफ। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। ये इसी तरीके से हमने ये भी करा था 11th में, पी ऑफ ई डैश क्या होता है 1 माइनस पी ऑफ ई, तो वही इस बार भी हुआ है कि हर बार बाय एफ आ गया है दोनों जगह पर। तो इस तरीके से हमने इसको करा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ये है क्वेश्चन नंबर 4, पी ऑफ ए यूनियन भी निकालना है, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला तो आप कर लोगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला के क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हमें पी ऑफ ए बाई बी निकालना है, पी ऑफ बी दे रखा है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो निकालते चलिए। तो आपको पता है आपको कंप्यूट का करना है पी ऑफ ए बाई बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ऑफ बी। तो सारी वैल्यू तो दे रखी है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 0.32 है, यहाँ पे रखी है। इसकी वैल्यू क्या है, पी ऑफ बी की 0.5 है, यहाँ पे रखी है, बस यही आंसर है। तो 0.32 इसको 0.50 लिख लो, ये दोनों कट कर दो, तो 32/50 यानी 16/25। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। बहुत आसान था। चलिए, तो इससे इम्पॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ये आ सकता है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, आइए करते हैं, पर ये भी ज़्यादा हार्ड तो है नहीं। वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी, हमको ये फाइंड करना है, नहीं पता क्या होगा। पी ऑफ ए पी ऑफ बी 5/13 दे रखा है, यानी ट्वाइस ऑफ पी ऑफ ए भी 5/13 है ना, और पी ऑफ बी भी 5/13 है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ से इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर रख सकते हो, मैंने वही करा था। पी ऑफ ए यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, बाकी तो इसमें भी कुछ भी नहीं है। पी ऑफ बी हमारे पास आ गया, पी ऑफ बी हमारे पास आ गया 5/13, ये आ गया हमारे पास। तो अब आपको क्या क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है एज पी ऑफ ए बाई बी इज़ गिवन आउट टू बी 2/5, है ना। तो ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/5। एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा ही देते हैं, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़िलहाल। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो पी ऑफ बी, तो अगर आपको ये निकालना है, देखिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा हमारा कैसे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। वैसे मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, वो ज़्यादा अच्छा भी लगता, पर आप कंफ्यूज थोड़ा हो जाते फ्रैक्शंस के साथ। पी ऑफ बी हमारा 5/13 है, 5/13 या 2/5, तो ये कट गया, ये कट गया, 2/13 आया। तो ये हमारा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ गया, राइट। तो हमारा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ चुका, हमें पी यू ए यूनियन भी निकालना था, सिर्फ कंडीशनल नहीं कह रहा, सिंपल कह रहा है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आप कंडीशनल को इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये नहीं पूछा कि आप ये निकालना बैठ जाओ, फिर ये दे दिया है बस यहाँ पर। तो आप सिंपली पी ऑफ ए, जो 11th में फॉर्मूला था, पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो यूज़ कर लेंगे। पी ऑफ ए कहाँ है, ये रहा 5/26, 5/26। पी ऑफ बी इज़ पी ऑफ बी, व्हाट इज़ पी ऑफ बी, 5/13 एंड दिस इज 2/13। कैसे करा जाए, तो एलसीएम ले लेंगे, 26 आएगा, 5 + 10 - 2 4 आएगा, है ना। तो 15 11/26 आंसर है फाइनल। तो कितना ईजी था।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, तो देखते हैं क्या कह रहा है। अ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल। तो हमारे पास दो डाइज हैं, एक अच्छा ब्लैक ही बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक और एक रेड। इन दोनों को रोल करा हमने, तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर obtaining a sum greater than 9 given that the black die resulted in 5, right? तो आइए पहले तो हमको इवेंट डिफाइन करने पड़ेंगे। इवेंट कहाँ से लेते हैं? इवेंट आप क्वेश्चन से उठाओगे। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 ना। तो पहले हम लिखेंगे लेट सम कह रहा है ना 9 से n ले लेते हैं, लेट n बी द इवेंट ऑफ obtaining sum greater than 9 जो हमने 11th में सीखा था इवेंट बनाना, इसीलिए सीखा था इस चैप्टर के लिए। और लेट दूसरी चीज क्या, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5 है ना, तो 5 है तो f ले लेते हैं। लेट f, आपकी मर्जी आप कुछ भी लो, एन एफ ले लिया मैंने यहाँ पे। लेट f बी द इवेंट दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो हमको क्या निकालना है? अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालिए आप, ज़्यादा मत लिखिए, आप लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। आप इसको बोल के देखो क्या कह रहा है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी बाय वाला फॉर्मूला लगाना। ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9 किसकी निकालनी है? हमें n की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और गिवन क्या है? ब्लैक डाई हैज रिजल्टेड इन 5। तो ब्लैक डाई 5 दे चुका है, यानी कि f दे चुका है ना। नाम बस लिखने के तरीके। फॉर्मूला लगाइए, p ऑफ n इंटरसेक्शन f अपॉन में p ऑफ f आना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आप कैसे करोगे, क्योंकि आपको दिखना तो बंद हो गया। आपको पता है कि दो डाई हैं, दो डाई का हमें सैम्पल स्पेस पता है, तो आप यहाँ पर सैम्पल स्पेस बना सकते हैं। वैसे आपको वैसे मन में ही कर लेना चाहिए, अगर नहीं कर पाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सैम्पल स्पेस बना लो, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो क्योंकि आपको 30 सम ग्रेटर देन 9 भी देखना है ना, तो आपको थोड़ा बना लेना चाहिए। वैसे आप कर सकते हो अपने आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये 1 1 दो डाई हैं, है ना, 1 2 1 3 कॉमा आएंगे यहाँ पर। ये थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। 1 6 पर समझाने के लिए हम कर लेते हैं। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। अभी हम इसको सही कर लेंगे सब। ये 3 1, अब पूरा बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको सम देखना पड़ेगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। 3 3 3 4 3 5 और यहाँ पे 3 6, फिर यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 की रो आएगी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 की 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। हर जगह कॉमा लगा देते हैं। ये अलग अलग इवेंट है, ये रेड का है, पहले वाला ब्लैक का, फिर दूसरा रेड का है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये आपस में तो सारे सेपरेटेड हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है कॉमास वगैरह में। खैर, तो हमने सैम्पल स्पेस पूरा का पूरा ही बना दिया। चलिए, हमको चाहिए n चाहिए, तो n पहले लिखते हैं, क्योंकि n क्या है? n है सम ग्रेटर देन 9। तो इसमें जो भी सम ग्रेटर देन 9 के दे रहा है ना, वो n बनेगा। तो चलिए n बनाते हैं। तो n 1 1 आएगा, 1 का सम 1 + 1 2 होता है, नहीं। यहाँ तक 7 तक जाएगा, तो इसमें से तो कोई नहीं आ सकता। यहाँ तक 8 तक जाएगा, नहीं होगा। इसमें सम ग्रेटर देन 9 कह रहा है ना, 9 भी नहीं कह रहा, ग्रेटर देन 9 कह रहा है। हाँ, तो 3 6 अभी 9 देंगे, मतलब कि 1 3 4 2 3 2 5 3 3 6, ये सब नहीं आ रहा, कोई भी ग्रेटर देन नहीं दे रहा। ग्रेटर देन कौन दे रहा है? ग्रेटर देन दे रहा है 9 से 4 6, तो 4 6 आएगा। फिर ग्रेटर देन ये 8 ये 9 ये 10 देगा, 5 5 आएगा। फिर तो 5 6 भी आएगा, है ना।
आप 6 की कोई रो नहीं देगी, यहाँ पर देगी, यहाँ पर 6 4 देगा, 6 5 देगा बड़ा 9 से, और 6 6 देगा। ये हमारा n बना। f क्या है? f मीन्स द ब्लैक डाई हैज़ रिजल्टेड इन 5। ब्लैक डाई तो दूसरा वाला था, पहला वाला था, पहला ले रखा हमने, तो पहले नंबर पे 5 होना चाहिए, पहले नंबर पे 5 होना चाहिए। कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो यही आपका क्या बनेगा? द ब्लैक डाई हैज़ रिजल्टेड इन 5, तो यानी ब्लैक डाई पे 5 होना चाहिए। जो दूसरा वाला डाई है वो रेड है, ये रेड है, ये ब्लैक है, ये रेड है, ये ब्लैक है, तो ब्लैक पर होना चाहिए 5, तो हमने f ले रखा है। तो f क्या हो जाएगा आपका? ये बच्चों ब्लैक है और ये रेड है, ये ऐसे ही हर जगह चल रहा है, ठीक है। तो ब्लैक पहला वाला है, दूसरा वाला रेड वाला है। तो f क्या होगा कि ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, तो ये वाली रो आएगी 5 1, क्योंकि इसी में पहले नंबर पे 5 आ रहा है और तो कुछ है ही नहीं। 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली क्या निकालना है आपको? आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन f, यानी कि आपको n और इंटरसेक्शन f निकालना पड़ेगा। तो n इंटरसेक्शन f यानी n और f में कॉमन कौन है? 5 5 है, 5 6 है, बस दो ही है। तो 5 5 5 6, तो ये आपका n इंटरसेक्शन f आ गया, और आपका f तो है ही। तो हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था p ऑफ n बाई f, है ना। तो यहाँ से वैसे प्रोबेबिलिटी लिख लेनी चाहिए हमको, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं, n इंटरसेक्शन f की और इसकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n इंटरसेक्शन f यानी कि n और f में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2 हैं टोटल, तो 36 थे और ये 2 आए हैं, तो 2/36 आएगा। इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ f यानी कि f कितना है? 1 2 3 4 5 6, ये है 6/36। तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ n बाई f क्या हो गया? वो हो गया p ऑफ n इंटरसेक्शन f बाई p ऑफ f। इसकी वैल्यू आपकी 2/36 है, इसकी वैल्यू आपकी 6/36 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर 1/3 आ जाएगा। तो इतना आसान था, तो ये बहुत ईजी है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो अब जो सेकंड पार्ट है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑब्टेन्ड सम इज 8 एंड द रेड डाई हैज रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। तो आप इसको कर सकते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो अगर आप इसको करना चाहें तो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ। तो चलिए इसको साथ में कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। चलिए, तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो अब नंबर क्या है? दूसरे कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग 8, तो 8 का इवेंट बनाना पड़ेगा। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग sum 8 and let the red die has resulted in number less than 4। तो f ले लेते हैं, f तो ले रखा है ना, तो और कुछ ले लेते हैं, लेस देन है तो l ले लेते हैं। let l be the event of red die resulting in number less than 4, ठीक है। तो e लिख लेते हैं। e हमारा क्या बनेगा? मैंने इसको इसलिए यहाँ पे छोड़ा है क्योंकि मेरे को s दिख रहा है, s से मेरे को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है क्योंकि मैं चीज़ों को अच्छे तरीके से देख पाता हूँ। तो मैं e लिखता हूँ। e क्या है? नंबर इज सम इज 8। सम 8 कौन देगा? एक ये देगा, है ना, और एक सम 8 कौन देगा? ये भी देगा। तो चलिए रो वाइज लिखते, 2 6 देगा, 3 5 भी देगा, 4 4 भी देगा, 5 3 भी देगा, है ना। फिर इस रो में और कोई नहीं देगा, फिर यहाँ पे 6 2 देगा। तो ये हमारा ई आया। एल क्या होगा? एल इज रेड डाई रिजल्टिंग इन नंबर लेस देन 4। तो रेड दूसरा वाला था ना, तो लेस देन 4 में रेड हो तो बहुत बड़ा बनेगा। तो लेस देन 4 में तो ये 1 1 भी होगा, है ना, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, क्योंकि रेड जो है वो लेस देन 4 है, यानी कि ये है, ये है, ये है। हमें ब्लैक से नहीं देखना, हमें रेड से मतलब है। रेड ये लेस देन 4 है, तो ऐसे तो सारे ही आ जाएंगे। यहाँ पर 2 1 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, 2 3 भी आएगा। अभी भी रेड जो है, जो दूसरा वाला है, वो लेस देन अभी 4 ही चल रहा है। 3 1 3 2 3 3, हाँ थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। 4 1
4 2 पर। हाँ, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। बहुत ठीक क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे तो नहीं कहेंगे पर हाँ ठीक क्वेश्चन है ये। 6 1 6 2 6 3, तो ये आपका L बन गया। तो हमको क्या चाहिए, जो चाहिए हम उसको वो दे देंगे। तो हमको चाहिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था क्वेश्चन, आप पढ़िए। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसके, आप रफ में लिखे हमेशा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम लेस देन 8, यानी लेस देन 8 को तो मैंने ई ले रखा है, ई बाय मेरे को एल निकालना है। वो क्या होगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एल बाय पी ऑफ एल, जो बाद में। तो हमें पहले ई इंटरसेक्शन एल तो मिल जाए, तो ई इंटरसेक्शन एल, ऐसे यहाँ पे कॉमास आएंगे हर जगह, आप लगा लीजिएगा और ये सेट है। तो इंटरसेक्शन एल, एल और ई में कॉमन कौन है, तो आप इसको मत देखो, आप यहाँ पे देखो क्या 2 और 6 होगा यहाँ पर, 2 और 6 नहीं होगा, 3 5 नहीं होगा, 4 4 नहीं होगा, 5 3, हाँ 5 3 है तो 5 3 आएगा। 6 2 भी है तो 6 2 आएगा। सी, तो हमें बस इसका प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एल कितना आएगा, ये तो 2 है पर टोटल तो ये सैम्पल स्पेस में देखते हैं 36 है तो 36 आएगा। अब फिर से वही की प्रोबेबिलिटी ऑफ एल, एल कितना है, ये 3 है और ये 6 है तो 18 है, 18 बाय 36 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एल कितना हो गया, वो फॉर्मूला ही पता है मेरे को, ई इंटरसेक्शन एल बाय पी ऑफ एल। तो पी ऑफ ये कितना निकाला, 2 बाय 36 निकाला, और ये हमने कितना निकाला, 18 बाय 36 निकाला, तो 1 बाय 9 इसका आंसर आ गया। तो इतना ये ईजी था सेकेंड पार्ट, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। यस, आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पर ये आ जाएगा, कोई इतना हार्ड टॉपिक है नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो गर्ल बॉय वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ही ईजी है, और आप ये 11 से भी करते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले गर्ल को जी ले लेंगे, बॉय को बी ले लेंगे। तो लेट बी डिनोट्स या रिप्रेजेंट्स बॉय एंड जी डिनोट्स गर्ल। तो क्या करें, फैमिली assume that each born child is equally likely to be boy or girl, यानी कि या तो बॉय हो सकता है या तो गर्ल हो सकता है। if a family has 2 children, है ना, तो let S be sample space, let S be sample space। उसको बता दे कि सैम्पल स्पेस है एग्जामिनर को, तो S वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 2 बच्चे हैं, या तो बॉय बॉय हो सकते हैं, या तो बॉय गर्ल हो सकते हैं, या तो गर्ल बॉय हो सकता है, या तो गर्ल गर्ल हो सकता है, राइट। और इसके आगे तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आपको देखना पड़ेगा, इवेंट आपको डिफाइन करने पड़ेंगे, किसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, यानी कि हमें इवेंट लेना है कि दोनों गर्ल्स हैं। तो लेट बी बी द इवेंट दैट बोथ आर गर्ल्स, इवेंट ऑफ चिल्ड्रन, बोथ चिल्ड्रन, इवेंट ऑफ बोथ चिल्ड्रन बीइंग गर्ल, एक ही बात है। तो आपको ये लिखना आना चाहिए बीइंग गर्ल, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन दैट फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है, यंगेस्ट इज गर्ल, तो लेट वाई बी इवेंट ऑफ यंगेस्ट चिल्ड्रन बीइंग गर्ल, यंगेस्ट चाइल्ड लिखेंगे, यंगेस्ट चाइल्ड बीइंग गर्ल, ठीक है। पहला ही लिख, दोनों एक साथ डिफाइन कर लेते हैं, दोनों एक साथ डिफाइन कर लेते हैं, फ़ायदा ही होगा। और सेकंड पार्ट के लिए अभी डिफाइन कर लें, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, तो एल ले लेते हैं। तो लेट एल बी इवेंट ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल, या यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑफ हैविंग एटलीस्ट 1 गर्ल। ऑब्वियसली आपको ग्रामेटिकली भी ठीक रहना है, तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो चलिए, तो अब हम ना लिखने की कोशिश करते हैं, इवेंट्स जो सेट फॉर्म में होंगे क्या होगा, बी क्या कह रहा है, इवेंट ऑफ बोथ चिल्ड्रन बीइंग गर्ल, दोनों ही गर्ल होनी चाहिए, तो भाई ये तो गर्ल गर्ल आएगा, बात खत्म, है ना। वाई निकालते हैं, यंगेस्ट चाइल्ड बीइंग गर्ल, यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल होनी चाहिए, यानी जो छोटी है वो गर्ल होनी चाहिए, तो ये होगा और ये होगा। तो बी जी और जी जी यही होगा, यहीं पे यंगेस्ट है क्योंकि यहाँ पर तो यंगेस्ट बॉय है और यहाँ पर तो बी बॉय है, ठीक है, ये भी लिख लिया। हमें एल निकालना है, एल क्या है, इवेंट ऑफ
हैविंग एटलीस्ट वन गर्ल, यानी एटलीस्ट एक लड़की तो होनी चाहिए, तो बी भी नहीं आएगा यहाँ पर, तो बी जी आ सकता है, जी बी भी आ सकता है और जी जी भी आ सकता है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जो भी पूछ रहा हम निकाल देंगे। तो आपको प्रोबेबिलिटी पता है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ गर्ल गिवन दैट, पहला पार्ट यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल यानी कि ये वाला बी वाई वाई निकालना है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन वाई। अब देखो मैं ना पहले नहीं निकालना शुरू कर देता क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या निकालना है, अब मुझे पता है क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन वाई। तो बी इंटरसेक्शन वाई आप निकालो, बी इंटरसेक्शन वाई गर्ल गर्ल, यहाँ पर सिर्फ गर्ल गर्ल आएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, चलिए मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ से मूव कर लेता हूँ नीचे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो आपको भी स्पेस चाहिए होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन वाई, यानी कि ये तो एक है, टोटल तो कितने सैम्पल स्पेस में से 4 है ना, तो 1/4 हो गया, ठीक है। क्योंकि इक्वली लाइकली है तो हम ये केस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन भी हमारे पास जहाँ पे इक्वली लाइकली नहीं होगा तो वहाँ पे थोड़ा है। पी ऑफ वाई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 2 है 2, तो टोटल कितने 4, तो 2/4। तो आप बस इसको कैंसिल आउट मत करो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा कैंसिल आउट करके, यहाँ पे इसका बिना कैंसिल आउट करे फ़ायदा हो जाएगा। पी ऑफ बी इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/4, इसकी वैल्यू 2/4, ये कट आउट हो जाएंगे, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चाइल्ड बिंग गर्ल ही निकालना है, पर गिवन क्या है, गिवन है कि एटलीस्ट वन इज गर्ल, तो एल जो ले रखा है B/L है ना, तो कितना हो जाएगा। तो इससे पहले आपको B इंटरसेक्शन L निकालना चाहिए, तो है गर्ल गर्ल फिर से आया, क्योंकि इनमें ये और यही कॉमन है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। तो प्रोबेबिलिटी इनकी भी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ L तो चल ही रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ L क्या है, ये तो 3 है, 1 2 3, कितने में से 4 में से 3/4, तो ये होगा 1/4 और ये हो गया 3/4, तो 4 से 4 कट गया, तो 1/3 इसका आंसर है। तो दोनों आंसर हमने निकाल लिए हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक, के क्वेश्चन बैंक में कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स है, 300 इजी है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, ओके, 500 इजी MCQ multiple choice questions and 400 difficult multiple choice question, ठीक है। तो if a question is selected at random, कोई भी एक क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर लिया रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ इजी क्वेश्चन, यानी प्रोबेबिलिटी में निकालनी क्वेश्चन किसकी है, इजी क्वेश्चन की निकालनी। और गिवन क्या है, गिवन यानी जो पीछे आने वाला है इवेंट, गिवन दैट इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना। तो हम डिफाइन कर लेते हैं, तो लेट पहले इवेंट ही डिफाइन कर लेते हैं सीधे, लेट ई बी द इवेंट ऑफ चूजिंग अ इजी क्वेश्चन। इतना ही चूज करूंगा बस, क्योंकि इतना ही बोल रहे हैं, तो जितना बोल रहा हूँ वहीं से मैंने क्वेश्चन से उठा लिया। और लेट मल्टीपल कहता है, एम ले लेते हैं, लेट एम बी द इवेंट, एम बी इवेंट ऑफ चूजिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। MCQ मत लिखना, उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोला था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिखा, MCQ बस समझने के लिए था। तो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिखिए आप सीधे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल बी अ इजी क्वेश्चन, ने ई की निकाली, गिवन क्या एम हो गया है, तो इसका फॉर्मूला ई इंटरसेक्शन एम। अब इसको सोचने वाली बात है, और यहाँ पे पी ऑफ एम आएगा। अब बात आती है कि भाई टोटल तो करना पड़ेगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी आती है वो तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से आएगी। तो कितने, ये 300 500 100 और ये 1400 क्वेश्चंस है। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ,
क्योंकि ये मेरे को बाद में काम आएगा, अभी तो मुझे वैल्यूज़ लिखनी है। तो ये सारी वैल्यूज चाहिए हमें, हमको पता है ये वैल्यूज मेरे को मिलनी चाहिए। तो हमको निकालना है पी ऑफ, या अगर आपको लिखना ऊपर लिख लो, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, यानी कि इजी हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। इजी और मल्टीपल चॉइस कहाँ पर है, ये रहा। तो 500 है, 500 पर प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं, तो कितने में से 1400 में से आप डिवाइड मत करो, छोड़ दो। अब पी ऑफ एम निकालना है, यानी कि एम 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 सी क्यू होनी चाहिए। एम सी क्यू कितने हैं, एम सी क्यू ये दोनों मिलाकर है ना, क्योंकि ये ईजी है डिफिकल्ट है, और एम सी क्यू तो दो नहीं है, तो 900 है। और टोटल कितना है 1400, इसको भी छोड़ दो। बस आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आपका 1400 कट जाएगा, उसको कैलकुलेट करना कोई बेवकूफ़ मतलब अच्छी बात नहीं थी, इंटेलिजेंस की बात नहीं थी। तो ये 900 बाय, तो 0 से 0 कटेगा, 5/9 आंसर होगा, क्वेश्चन खत्म। तो इतना आसान था। बस हाँ, थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचेंगे तो आराम से कर पाएंगे। क्वेश्चन करने को बहुत बड़ा भी हो सकता है, पर हमने बहुत ही शॉर्ट में करा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट है डाई को थ्रो करने का। ठीक है, डाई को हमने थ्रो करा। ठीक है, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, अगर 3 का मल्टीपल आता है, यानी कि आ क्या सकता है 1 2 3 4 5 6, ये पूरा एक्सपेरिमेंट आपको सैम्पल स्पेस देगा, ये नहीं है सैम्पल स्पेस। अगर 3 का मल्टीपल आता है, 3 का मल्टीपल आता है तो थ्रो दी डाइज अगेन, है ना। तो 3 के साथ आप क्या लिख सकते हो, 3 के साथ अगर थ्रो दी डाइज अगेन है, 6 का केस फिर से 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 6 आ सकता है। ये भी सिर्फ 3 की बात है। मल्टीपल ऑफ, हम कह रहे हैं 3 कम्स अप, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो आपका 6 भी होता है, यानी 6 भी आया अगर, तो फिर से डाई थ्रो करोगे, तो 6 के साथ 1 आ सकता है, 6 के साथ 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है, 6 के साथ 6 आ सकता है। ये सारी चीज़ें हमने 11th में कर रखी हैं। आगे, और इफ़ एनी अदर नंबर कम्स देन टॉस ए कॉइन, अगर कोई कुछ और आया तो आप कॉइन को टॉस करो। अगर 1 आया तो कॉइन उछालोगे आप, तो 1 के साथ हेड आ सकता है, 1 के साथ टेल आ सकता है ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट एच डिनोट हेड, टी डिनोट्स टेल। तो 2 के साथ भी हेड आ सकता है और 2 के साथ टेल भी आ सकता है, तो ये भी एक बनेगा, है ना, ये भी एक बनेगा। और हम एक साथ लिखेंगे अभी सारा, फिर ऐसे तो 3 के साथ तो नहीं, 3 के साथ तो हमने कर लिया, 4 के साथ हेड, 4 के साथ टेल, या फिर आएगा 5 के साथ हेड और 5 के साथ टेल। तो ये सैम्पल स्पेस है जो मैंने रफ में बनाया है। तो पहले उससे पहले मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, लेट एच रिप्रेजेंट्स हेड, हेड एंड टी रिप्रेजेंट टेल, टी रिप्रेजेंट टेल। सेट नहीं है ये, ओ इवेंट नहीं है ये सिर्फ हमने रिप्रेजेंट करा। तो अब हम इसे डिफाइन करेंगे, तो लेट एस बी सैम्पल स्पेस, लेट एस बी सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस बनाते हैं। अब यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सैम्पल स्पेस बनाते हैं। ये ना आपका जो क्वेश्चन है ये इक्वली लाइकली का नहीं है, आप इसमें से एक ऑब्वियसली 1/36 ऐसा कुछ नहीं ले सकते, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो पहले सैम्पल स्पेस बनाते हैं। सैम्पल स्पेस जो आया वो आपका ये आया, इक्वली लाइकली नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होने वाला है। 3 2 3 3, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल भी है हमारे पास, तो मैं बताता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। इक्वली लाइकली कब नहीं होगा, जब 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि आपने डाइस के साथ कॉइन उछाल दिया, ये तो डाइस के साथ डाइस उछालते, तो ऐसे में हमारा जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है वो सैम्पल स्पेस से हम बना पाते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये अनइक्वली लाइकली केस नहीं है। मैं पहले सारी लिख लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। फिर 4 टेल,
5 हेड 5 टेल। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ 5 टेल की, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ मुझे, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे ये एक है, आप टोटल में से गिनना चालू कर दो, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नहीं 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल 20 है। आप कहोगे 1/20, यहीं पे गलत हो गया सारा, 1/20 है ही नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी। ये ना कंटिन्यूएशन प्रोसेस है और अनइक्वली लाइकली है, तो इसमें पहले आप भाई आपका ये नहीं है कि 1/20 आएगा ना, आपके पास 5 टेल आया है, यानी पहले 5 आया होगा आपके पास। 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5 की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ से आया होगा, तो 1/6 है। फिर उसके बाद टेल आया, टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है कॉइन पर? 1/2 होती है, तो 1/12 है। ये ध्यान रखिएगा ना कि 1/20, यहीं पे सारी गलती होगी, यही सही है। तो आप ध्यान रखिएगा अनइक्वली लाइकली का, यही चीज़ हमारा एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम्पल है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इन सब की, इसकी 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 और इसकी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि हैज़ पी ऑफ 1h, है ना। आप इस ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ 1t, है ना, पी ऑफ 2h, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पी ऑफ 2t, पी ऑफ 4h। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अनइक्वली लाइकली वाला आया है, पी ऑफ 4t, पी ऑफ 5h, पी ऑफ 5t, राइट। ये आप सेट में डाल लो, ब्रैकेट भी लगा सकते हो। सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है क्योंकि इस 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, फिर h आने की 1/2 होगी, तो 1/12 होगी। इन सब की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअली, है ना। आगे तो इनकी क्या होगी? 3 1 3 2 की, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 1, है ना, 3 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 2, है ना, SC, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 6, ये सारी सेम होंगी। मैं बताता हूँ क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 4, वो भी बराबर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 6, है ना। वो क्या होगी? अब देखो, पहला जो डाई फेंका तो उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर 3 3 की बात करें, 3 6 की बात करूँ, पहला जो डाई फेंका उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6 होगी। जब दोबारा डाई फेंका तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, तो 1/36 इसीलिए आता है। जो 36 सैम्पल स्पेस बनते हैं, आप ऐसे सोचो, तो 1/36, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो यहीं पर ही गड़बड़ करते हैं बच्चे, वो 1/20 लिखेंगे और यहीं पर सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये इक्वली लाइकली वाला केस नहीं है, यानी कि सबकी उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली नहीं होगी। दोनों की, दोनों अलग अलग प्रोबेबिलिटी से आएंगे क्योंकि दोनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, एक कॉइन उछालने का, एक डाइस उछालने का। ऐसे में कभी भी सैम्पल स्पेस में से नहीं लेते, वरना सारे आंसर गलत आते हैं। तो ये था हमारे पास, सिर्फ अभी तक हमने सिर्फ इसका जो भी था ये सब करा है। अभी हमारा पूरा क्वेश्चन ही बाकी है, तो इसीलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ऐसा एक एग्जाम्पल है तो आप वो कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मैनर में होगा। अब आगे, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन शोज टेल, यानी कि हम डिफाइन करना पड़ेगा। मैं तो लेट टी बी इवेंट दैट कॉइन शोज टेल, कॉइन शो करता है टेल, और लेट गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज 3, तो एटलीस्ट है तो ए ले लेते हैं, या एल ले लो, जो भी मर्जी है। लेट ए बी इवेंट दैट एटलीस्ट 1 डाई शो 3। चलो, तो कोई भी एक डाई 3
दिखाता है। तो आइए इवेंट टी डिफाइन करते हैं। इवेंट टी डिफाइन करते हैं तो टी कितना हो जाएगा, टी हमारा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट्स आएंगे हर जगह, ठीक है, आप लगा लीजिएगा हर जगह। तो टी टी हमारा क्या है, दैट द कॉइन शोज टेल। टेल कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो आप ये लिखो 1T 2T 4T और 5T, ये टेल आया और कहीं टेल नहीं आया। ए बी द इवेंट दैट एटलीस्ट वन डाई शो 3, कम से कम एक डाई ने 3 शो करा है। तो ए, तो 3 शो किसने करा है, इसने करा, इसने करा, इसने करा, इसने करा, इसने करा, इसने करा और किसी ने नहीं करा, और यहाँ भी, अच्छा यहाँ भी करा है बस। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान से रखना है, एटलीस्ट कह रहा था 2 भी चलेगा, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और यहाँ पे 6 3, ये आपका ए आ गया, ठीक है। तो इसके बाद हमको निकालना क्या, रिक्वायर प्रोबेबिलिटी। बाकी देखते हैं, थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं ताकि मेरे को अभी तो वैल्यूज़ लिखनी होंगी ना। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, हमें निकालना है पी ऑफ, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कॉइन शोज टेल, यानी टी के निकालने, गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई शोज अ 3, यानी टी बाई ए निकालनी है, टी बाई ए निकालनी। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। तो टी इंटरसेक्शन ए निकाल लेते हैं, ए और इसमें क्या कॉमन है, अरे यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं, फाई है, तो ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई क्या हो जाएगी, हमने इतना सारा करा 0 निकालने के लिए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फाई की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो 0 बाय पी ऑफ ए, कुछ भी होता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 0 है। तो इस तरीके से करेंगे। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है। उससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन ठीक था, आ सकता है पेपर में, क्योंकि इतना तो करना ही पड़ेगा आपको, इवेंट तो बनाने ही पड़ेंगे। पर हम करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। चलिए पढ़ते हैं। द कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन है हमारे पास, उसको टॉस करा तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, ऑब्वियस सी बात है। इफ़ इट शोज हेड टॉस इट अगेन, अगर इसने हेड शो करा तो इसको फिर से टॉस कर दो, यानी हेड तो पहले ही था, या अब हेड भी आ सकता है तो टेल भी आ सकता है आगे। बट इफ़ इट शोज टेल, अगर इसने टेल शो करा तो थ्रो अ डाई, यानी इसके साथ हम एक डाई थ्रो करेंगे, तो टेल 1 टेल 2 टेल 3 टेल 4 टेल 5 टेल 6, ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 2 तरीके के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो इक्वली लाइकली वाला केस नहीं है, तो आपको पता मल्टीप्लिकेशन रूल वाला यूज़ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ये सब दे रखा है ना। तो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, तो हम लिख लेते हैं लेट एस, या पहले एच और टी लिख लेते हैं। एच डिनोट्स हेड, हेड एंड टी डिनोट्स टेल। बस ये बता दिया एग्जामिनर को कि हम ये सब यूज़ करना जा रहे हैं। और अब डिफाइन करते हैं सैम्पल स्पेस। तो लेट एस बी सैम्पल स्पेस, लेट एस बी सैम्पल स्पेस। ऐसे केसेस में सैम्पल स्पेस से प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जाती। सैम्पल स्पेस, एक्चुअली सैम्पल स्पेस से कभी नहीं निकाली जाती, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ होता है, पर सैम्पल स्पेस जब इक्वली लाइकली केस होता है ना, तो वो उसमें काम कर जाता है। तो आपने जितना भी आज तक पढ़ा था 11 तक, वो इक्वली लाइकली केसेस थे। सैम्पल स्पेस, तो एस कितना बनेगा, तो आपको भी पता है एस क्या बनेगा, एच एच बनना चाहिए, और फिर ये है ना, ये आ सकते हैं, ये सब पॉसिबल चीज़ें जो आ सकती हैं। एच टी, फिर T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है आप सीधे लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अभी जैसे करा था हमने, एच एच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच टी की क्या होगी,
तो अभी हमने एच की करनी, तो पहली बार जब हमने टॉस करा तो प्रोबेबिलिटी हेड की 1/2 होगी, दूसरी बार करेंगे तो 1/2 यानी 1/4 आएगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप ये मत करिएगा, क्या गलती करोगे आप, अगर एच की लिखनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 लिख दोगे, 8 1 2 3 4 5 6 7 T5 रह गया, यस, यहाँ पर T5 आएगा, तो T5 यहाँ पर T6। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो ये मत कर दीजिएगा कि हेड की लिखनी तो 1/8 कर दिया, वहीं पे गलत हो जाएगा। आपको ऐसे ही करना है, हेड की प्रोबेबिलिटी पहले 1/2, फिर हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, तो 1/4 हो जाएगी। ऐसे ही हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेम ही आएगी। पर हमें यहाँ पर अब करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप ऐसे भी लिख सकते हो T2, प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट वो आप अपना चूज़ कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ T4 वो बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 के, सबकी बराबर ही होगी, आप निकाल के देखेंगे सबकी बराबर आएगी। फिर T6 तो निकालते हैं, तो कितनी आएगी, वो आएगी 1/12। कैसे, क्योंकि वो आएगी आपकी पहले टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/12 आएगी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ हमारी फालतू की थी, ये सब हम मिटा दे रहे हैं, हमारे काम का नहीं है ये। तो ये आया कैसे 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 मैं बता देता हूँ 1/12 कैसे आया। तो अगर मैं किसी एक को ले लूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ T, इसका मतलब क्या, पहले टेल आया होगा, टेल कैसे आ सकता है, 1/2 की प्रोबेबिलिटी आ सकता है, फिर 1 किससे आ सकता है, 1/6 की प्रोबेबिलिटी आ सकता है, और ऐसा ही सबके साथ हुआ है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 आएगी। तो एक अनइक्वली लाइकली, हाँ इक्वली लाइकली वाला केस जो नहीं होता उसको हम ऐसे ही करते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे अब हमें इवेंट डिफाइन करने पड़ेंगे। क्या कह रहा है, ये रहा, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, की डाई के ऊपर 4 से बड़ा नंबर आया, तो इसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। लेट एफ ले लेते हैं, एफ बी इवेंट दैट नंबर, या if the event that number on the die is greater than 4, die shows a number, सेम ही लिख लेते हैं, आपको कंफ्यूजन कम होगी। die shows a number greater than 4, और यहाँ पर let, दूसरा भी कह रहा है given that at least one is tail, तो let a be the event that there is at least one tail, ठीक है। इसके बाद तो हम पहले इवेंट लिख लेते हैं, क्या होगा, f क्या होगा आपका, जो f है, f क्या होगा कि f क्या, डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि 5 ही आएगा, T5 और T6 आया। और अब ए लिख लेते हैं, ए क्या है, हाँ इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, एक टेल तो हो, तो ये आएंगे, तो हेड टेल। अब यहाँ पर सारा गेम स्टार्ट होता है, ये जो हेड टेल आया ना, इसने सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो हम इसको करेंगे जब भी ऐसा कुछ होता है ना। वैसे आपको बताया नहीं गया कभी, जो आप ये करते थे ना कि ये बताओ कि अगर जो होता था, दो का लेते हैं, हेड हेड है ना, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, है ना, जो आप करते थे, कि ये मैं बस एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ जो आपने 11th में करा, 11th क्लास का कर। अगर मैं कहूँ कि एग्जैक्टली 2 हेड बता दो, एग्जैक्टली वन टेल लेते, तो आप ये करते हो 2/4 आंसर लिख देते, है ना। इसका आंसर होता भी एग्जैक्टली 2 टेल का, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 हेड्स, सॉरी एग्जैक्टली 1 हेड वाला, एग्जैक्टली 1 हेड की अगर प्रोबेबिलिटी लिखनी होती तो ये होती। पर ये आया कैसे भाई, आपने 1 हेड की नहीं निकाली, आपने निकाली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल हेड, इनकी मिला के निकाली आपने। तो भाई एक की कितनी है
अब ये दोनों को आपको ऐड ही करना पड़ेगा। एक की कितनी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालता, आप 1/4 निकालते कोई प्रॉब्लम भी नहीं है आप, क्योंकि इक्वली लाइकली केस है तो ठीक है। पर निकली कैसे, हेड की प्रोबेबिलिटी पहले लिखी आपने 1/2, टेल की लिखी 1/2 तो 1/4 आई। ऐसे तो टेल हेड की भी 1/4 ही होगी, तो आपने क्या करा, दोनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड करा है रियलिटी में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अभी आपने निकाली 1/4, इसकी भी 1/4, तो इसीलिए 2/4 आती है। तो ध्यान रखिएगा, आप एंड में ऐड ही करते हो, पर इक्वली लाइकली होते तो सैम्पल स्पेस हम डायरेक्टली लिख पाते हैं, पर अगर इक्वली लाइकली नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली सारा सैम्पल ये अलग हो जाएगा इस केस में, तो इसीलिए आपको इंडिविजुअल करके ऐड ही करना है, तो आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी क्या पूछ रहा है, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ f/a, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड दी कंडीशन प्रोबेबिलिटी दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, यानी f गिवन क्या है, एटलीस्ट 1 टेल है, तो f/a निकालना है। हम थोड़ा सा स्पेस लेके f/a निकाल लेंगे, तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऊपर हमें डेटा लिखना पड़ेगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ f/a करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटरसेक्शन a बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a, ये आएगा। तो f इंटरसेक्शन a तो निकाल लें पहले, उसकी प्रोबेबिलिटी तो बात की बात है। f इंटरसेक्शन a यानी a और f में क्या कॉमन है, सिर्फ एक, दोनों कॉमन है, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो T5 और T6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटरसेक्शन है, जैसे मैंने बताया, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने कितनी निकाली हुई है बाहर, एक बार इसको इंडिविजुअली ही निकालना पड़ेगा, T5 और प्लस T6, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन बताया कि रियलिटी में आपको इसको अलग अलग निकालनी पड़ेगी। इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1/12 आ रखी है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने 1/12 आ रखी है, तो 2/12 आ गई है। आप इसको ऐसे ही छोड़ो, अभी कट मत करना, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाला ना, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/12 आएगी। आगे P ऑफ ए भी चाहिए हमें। अब P ऑफ ए ही सारी प्रॉब्लम देगा, P ऑफ ए में ही है सब कुछ। अब ये जो आया ना, देखो 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 तो ऐड कर देते, प्रॉब्लम आई ये 1/4 जो अलग से आया है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखने का ज़्यादा है इसमें, समझने का उतना नहीं है, आप एक बार अपने आप करोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ T4, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने पहले निकाल रखी 1/4 है। इक्वली लाइकली जब केस नहीं होता तो आपको बहुत प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, ये हमने निकाला 1/4 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता भी। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 1/12 1/12, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12, तो ये 6 हैं। कैलकुलेशन आपको अब थोड़ा सा दिमाग लगा करनी पड़ेगी, तो ये 6/12 हो जाएगा, इसका आप एलसीएम लोगे 12 आएगा, तो इसको करोगे तो 3 + 6 9/12 आएगा। सारी चीज़ें आ चुकी हैं मेरे पास, बस मैं यहाँ पे पुट कर दूँगा। तो इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली, 2/12, इसकी वैल्यू 9/12, कट आउट हो जाएगा, 2/9 आंसर आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आपको ये सारे करने पड़ेंगे। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये जो हमने अभी करा है, ये क्वेश्चन आता भी है बोर्ड में बहुत ज़्यादा। So if you find the video helpful, then like it, share it and subscribe to my channel and keep learning.